हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचियाँ। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन कौन सी अनुसूचियाँ कब कब जोड़ी गई और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ रही हैं, तो डिटेल में बात करने वाले हैं। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। ये वीडियो क्वेश्चन फॉर्म में होने वाली है। अगर आप डिटेल लेक्चर चाहते हैं तो आप वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें। देखिए, पहला ही क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो अगर आप वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां आती है। मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनको बाद में जोड़ा गया है। तो बात करेंगे कब कब जोड़ा गया। ये पूछा गया है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं मूल संविधान में। ठीक है, ये MPPS में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है कि संविधान, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो 20 भाग है, हमने कल भागों को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो हमारे संविधान में 20 नहीं 22 भाग है, तो इसमें एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 दिया है कि भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं। आगे दिया है ऑप्शन 3 में कि भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन करने के बाद ही जोड़ा गया है। ठीक है, देखें एक बार। तो 9वीं अनुसूची 10वीं 11वीं 12वीं, तो 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो संविधान में पहला संशोधन किया गया 1951 में जब जोड़ी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया 1985 में जब जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है 1992 में, तब जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन आता है 1992 में ही, तब 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे कि भारतीय संविधान में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्यों के नाम की सूची और उनके राज्यों का ब्यौरा को देती है। तो राज्यों के नाम की जो सूची है ये पहली अनुसूची में एक भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो ये पहली अनुसूची में ही बताया गया है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्तों के बारे में बताया गया है। जो आपके राज्य के पदाधिकारी होते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति को छोड़ो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़ के जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, भारत के महान्यायाधीश हो गए और नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए। तो जितने भी उच्च प्राधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों को इसमें दिखाया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में उनके शपथ का वर्णन दिया गया है, उनकी शपथ की प्रक्रिया बताई गई है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में बताया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितना होगा, कितनी कितनी जनसंख्या के आधार पर रखी जाएगी, कहाँ कितनी सीटें रखी जाएगी, तो ये बताया गया है। ठीक है, आगे है कि यदि भारत के संविधान, अगर भारत संघ के एक राज्य का सृजन करना हो, पूछा गया है कि अगर भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए या किया जाएगा। तो इसमें पहली अनुसूची को ही संशोधित किया जाएगा। अगर कोई नया राज्य बनाना है, नए राज्य की सीमा को घटाना है, नए राज्य की सीमा को बढ़ाना है, उसका नाम बदलना है, तो ये संशोधन किया जाएगा अनुसूची 1 के अंतर्गत। ठीक है, वीडियो अच्छी होने वाली है, आप एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें। आगे दिया गया है कि भारत के संविधान में चौथी अनुसूची है वो क्या संबंध किससे है या क्या प्रदर्शित करती है चौथी अनुसूची। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है उसी को दिखाती है चौथी अनुसूची। ठीक है, जैसे राजनीतिक दल बदल को दिखाया गया है ये 10वीं अनुसूची में, पंचायत राज व्यवस्था को दिखाया गया है 11वीं अनुसूची में, भाषाओं को, तो जो भाषाओं के बारे में बात की गई है ये 8वीं अनुसूची में बताई गई है भाषाओं के बारे में। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि संघ के मंत्री के लिए पद का प्रारूप, शपथ का प्रारूप, अभी बात की है कि संघ के जो मंत्री होंगे उनकी शपथ का जो वर्णन दिया गया है, उनकी शपथ के बारे में चर्चा की गई है अनुसूची 3 में दी गई है।
आगे है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य जो न्यायाधीश होंगे उनकी जो शपथ का वर्णन दिया गया है, ये भी अनुसूची 3 में ही है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, तो ये गलत है क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होगा उनके लिए शपथ का वर्णन है वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं है। आर्टिकल 60 आता है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन दिया गया है, तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा। आगे है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। जो संसद के सदस्य होते हैं वे शपथ जो लेते हैं वे अनुसूची 3 के अंतर्गत ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल। तो कुछ इसमें दिए गए हैं पद जो अनुसूची 3 के अंतर्गत आते हैं शपथ का प्रारूप लेने वाले, जैसे संघ के मंत्री होंगे, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी होंगे, संसद के सदस्य होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक होंगे, राज्य के मंत्री होंगे, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी होंगे और राज्य विधानमंडल के सदस्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति का जो शपथ का प्रारूप है वो अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि इधर अनुसूची दी गई है, उनके विषय किससे संबंधित वे अनुसूचियाँ हैं, तो आपको एक बार मैच करके जरूर बताना है। जैसे चौथी अनुसूची है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन को लेकर है। ठीक है, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी लिया गया है। 8वीं जो सूची है वो भाषाओं के लिए संविधान में कितनी भाषाओं को चर्चा की गई है। ठीक है, जो 6ठी अनुसूची है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। देखें आगे, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर ही 6ठी अनुसूचियाँ दी गई हैं। इधर भी एक सूची वाला कुछ ये भी प्रश्न सूची वाला ही है। जैसे 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 7वीं अनुसूची का संबंध है आपका विधायी शक्तियों का वितरण। जो 7वीं अनुसूचियाँ हैं विधायी शक्तियों का वितरण, जैसे 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों के रूप में बांटा गया है। जैसे आप बात करें राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, एक होती है अवशिष्ट सूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को दिया गया है। 9वीं अनुसूची जो दी गई है, 9वीं अनुसूची में दिया गया है आपका कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। वैसे आप भूमि सुधार संबंधी कानून बना कह सकते हो। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो 9वीं अनुसूची तभी जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता की सदस्य की अयोग्यता को दिखाता है। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची में है। आगे है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है संघ राज्य संवर्ती सूचियों का वर्णन है कि संघ सूची में कितने विषय होंगे, राज्य सूची में कितने विषय होंगे और संवर्ती सूची में कितने विषय होंगे। ऐसे ही 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई है। 9वीं अनुसूची में दिया गया है कुछ नियमों का विधि मान्यकरण। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर उनकी अयोग्यता के बारे में बताया गया है। आगे देखें तो दिया गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। तो 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है तब ये जोड़ी गई। तो प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के कार्यकाल में जोड़ी गई थी। तो इसमें देखिए एक बार कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, पुनर्स्थापित किया गया था। इसके तहत ही पहला संविधान संशोधन अधिनियम आता 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया इसको, तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले जो अधिनियम हैं और विनियम के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतस्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। ठीक है, इसी संशोधन से अंतस्थापित करके अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य रहा है कि तत्कालीन समय में जब जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले जो भूमि सुधार कानून हैं उनको न्यायालय में चुनौती दी जाने से रोकना। ठीक है, भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में आपका चुनौती देने के लिए रोकना है। जैसे जो भूमि सुधार कानून होते हैं, भूमि सुधार को लेकर जो किए गए कानून होते हैं उनको न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना, ये है इसमें 9वीं अनुसूची में। दूसरा, इसी उद्देश्य से राज्यों के जो भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करके एक 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था कि जो भूमि सुधार कानून होते हैं उनके लिए न्यायिक जांच नहीं होगी, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वे जो कानून हैं उनके लिए जो
उनकी जो कार्यवाही है वे न्यायालय में नहीं जा सकेगी। ठीक है, इसलिए इनको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आगे हैं कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन वी अनुसूची जोड़ेगी। राज्य में जो भूमि सुधार अधिनियम हैं उनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना, मतलब उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो उसके लिए शामिल किया गया 9वीं अनुसूची को। ठीक है, आगे है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। बिल्कुल डाल सकती है। जो विशेष कानून होगा कोई, उसको भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। आगे है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का जो परीक्षण है वो किसी न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। ये गलत है। ठीक है, ये दिया गया है कि 9वीं अनुसूची में जो डाले गए कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, देखा आगे क्या दिया गया है इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम आता 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31 क और ख, जब पहला संशोधन अधिनियम आता 1951 में तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और 31 ख अनुच्छेद 31 क और ख तभी जोड़े गए। तो संसद विधि विशेष यथा भूमि सुधार विधियाँ को 9वीं अनुसूची में रखा गया जिससे कि न्यायिक समीक्षा से बचाव किया जाना एक आश्रित हो। तो वर्तमान में 9वीं अनुसूची में लगभग ऐसी 282 विधियाँ शामिल हैं। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों प्रदत्त प्राधिकारों या अधिकारों से किसी से असंगत है। ये कहा गया है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित जो नियम हैं और विनियम हैं उन्हें इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंध या अधिकारों के से असंगत है, कि अनुच्छेद जो भाग 3 है मूल अधिकार है उनके नियम के आधार पर किसी भी नियम को या विनियम को शून्य नहीं समझा जाएगा। इसमें कहा है असंगत है या उनको छीन लेते हैं या उनको कम करते हैं तो ऐसा उनको शून्य नहीं माना जाएगा। किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आई.आर. कोल्लो बनाम तमिलनाडु मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह नई न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है, न्यायालय ने निर्धारित करा कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीवाद के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के जो विधायी या न्यायिक समीक्षा के आधार पर की जा सकेगी वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में परिमित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो उनकी न्यायिक समीक्षा की जांच की जा सकेगी जो अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत जो आते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जांच जरूर की जाएगी। ठीक है, तो 2007 में किसने न्यायालय में निर्णय दिया? आई.आर. कोल्लो बनाम तमिलनाडु में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। और किनकी न्यायिक समीक्षा की जांच नहीं की जाएगी? न्यायिक समीक्षा जांच की जाएगी अनुच्छेद 21, 19 और 14। आगे है कोल्लो केस भारत के संविधान की इस अनुसूची से संबंधित है, तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इसमें आगे दिया गया है कि संज्ञा सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, उनकी जो विषय दिए गए, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा किससे मैच करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संघ सूची में मूल संविधान में अगर देखें तो 97 विषय थे, वर्तमान में देखें तो 98 विषय इसमें हैं। राज्य सूची में वर्तमान में देखें तो 59 विषय थे। राज्य सूची में अगर देखें तो जो मूल संविधान रखा गया है उसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं। ऐसे संवर्ती सूची में मूलतः 47 विषय थे, वर्तमान में देखें तो 52 विषय इसमें हैं। ठीक है, जो संघ सूची रही है, संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय, वर्तमान में देखें तो इसमें 98 विषय, 98। ऐसी राज्य सूची में वर्तमान में देखें तो इसमें 59 विषय हैं, लेकिन मूल संविधान में इसमें 66 विषय थे। ऐसे ही संवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय रहे हैं, वर्तमान में देखें तो इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक जो योजना आती है का विषय क्या है। आर्थिक योजना जो आती है, आर्थिक जनगणना की बात करें तो ये सब संवर्ती सूची के अंतर्गत ही आते हैं। संवर्ती सूची में मैंने बात करी है अभी कि संवर्ती सूची में आप देखें तो मूल संविधान में 47 विषय रहे हैं, वर्तमान में देखें तो इसमें 52 विषय हैं। ठीक है,
पूछा गया आर्थिक नियोजन संविधान की, ये समवर्ती सूची में आएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, तो जानवरों के प्रति क्रूरता को रखा गया है समवर्ती सूची में। इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। ठीक है, ये इसमें नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भी, किसको जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, तो पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है। आपका आपराधिक मामले आते हैं समवर्ती सूची में। रेडियो टेलीविज़न विदेशी मामले संघ सूची के विषय में आते हैं। आगे है कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, तो समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका लोक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर हो गया, निखत, राज्य निधि, तो सब ये राज्य सूची में आते हैं। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य आगे दिया गया कौन सा सही नहीं है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता ये राज्य सूची में ही आते हैं। जनगणना संघ सूची में आते हैं। और दल बदल विरोध कानून ये 10वीं सूची में आते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये आपका चौथी अनुसूची में आता है। ठीक है, समवर्ती सूची में बताना है कौन सा है, तो समवर्ती सूची में शिक्षा है। शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन आता है, उसी के तहत शिक्षा को राज्य सूची से बदलकर समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन किया गया। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। ठीक है, तो जैसे अभी बात की है संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय रहे हैं, वर्तमान में 98 विषय इसमें हैं। बात करते हैं राज्य सूची में अगर आप मूल संविधान में देखें तो 66 विषय रहे हैं और वर्तमान में देखें तो इसमें 59 विषय हैं। ठीक है, बात करें समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची के मूल संविधान में रहे हैं आपका 47 विषय, मूल अब वर्तमान में देखें तो इसमें 52 विषय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि शिक्षा जो शुरुआत में राज्य सूची का विषय थी, अब आपका समवर्ती सूची में रखा गया है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको राज्य सूची समवर्ती सूची में बदला गया है। ठीक है, अब देख लें आगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधनों में वनों को राज्य सूची से बदलकर समवर्ती सूची में रखा गया है, तो ये भी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया है, प्रविष्टि 17(1) के तहत। ठीक है, वन को समवर्ती सूची में रखा गया है, बिल्कुल ठीक। शेयर बाजार जो है ये संघ सूची में आता है, शेयर बाजार जो आते हैं संघ सूची में आता है। डाकघर बचत ये संघ सूची में आता है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आते हैं। शेयर बाजार संघ सूची में और डाकघर बचत जो बैंक है वो भी संघ सूची में ही आते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 ये आपका वित्तीय अधिनियम आते हैं, वित्तीय भाग आते हैं। संविधान में 22 भाग होते हैं, तो 22 भाग में जो 11वां भाग है उसमें जो आपके वित्तीय शक्तियों का विभाजन है वे आपका भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 में दिया गया है। इसमें दूसरा भाग आता है प्रशासनिक शक्तियाँ, जो कि 256 से 263 तक आती हैं। ठीक है, आगे देखें केंद्र सूची में क्या किए गए हैं। केंद्र सूची में आपका बताया गया है जनगणना के बारे में बताया गया संघ सूची में। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था दी गई है राज्य सूची में। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन के बारे में बताया गया समवर्ती सूची में। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो कि अंतरिक्ष अनुसंधान या साइबर जो मामले होते हैं वे अवशिष्ट सूची में आते हैं, वो राष्ट्रपति के अंतर्गत दिए जाते हैं। आगे है इसमें भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधन या प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। कौन से ऐसे प्रावधान है शिक्षा पर प्रभाव डालेंगे। एक तो पहला है जैसे राज्य की नीति निदेशकता, तो ये बिल्कुल डालता है प्रभाव, क्योंकि उसमें 45-46 अनुच्छेद जो है वे आपका एजुकेशन संबंधित है। फिर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय जो है ये बिल्कुल इसमें दिया गया है आर्टिकल 40 में ही। फिर है 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित प्रशासन। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन। फिर 7वीं अनुसूची में राज्य सूची समवर्ती सूची में, पहले राज्य सूची में था अब समवर्ती सूची में शिक्षा को लेकर बताया गया है, इसमें बताया गया है। आगे जैसे में देख लेते हैं कि नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 और ग्रामीण शहरी स्थानीय निकायों अनुच्छेद क्रम से 243(6) और 243(ब)
प्रदान की गई है। जो शिक्षा के प्रावधान इसमें किए गए हैं, जिसे 45 के अंतर्गत अब 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और पंचायतों में देख ले तो 243 के 6 से और नगर पालिका में 243 ब के अंतर्गत शक्तियों प्राधिकार उत्तरदायित्वों का इसमें आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के उपबंध की जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देख सकते हैं। भारतीय संविधान में दल बदल जो कानून है वो किस संशोधन या किस अनुसूची से लिया गया है, तो ये 10वीं अनुसूची में आता है। राजीव गांधी की सरकार उस समय रही है। अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री कौन रहे हैं तो राजीव गांधी रहे हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची को जो 10वीं अनुसूची है इसको 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संशोधन किया गया। तो इसमें इस संशोधन का जो उद्देश्य रहा है वो दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। दल बदल के आकार को रोक लगाएं। और 91वां संविधान संशोधन हुआ 2003, तो इसमें भी कहा कि जो केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद है उसका आकार निर्धारित कर 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे बताया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों की व्याख्या की गई है, तो 10वीं अनुसूची में बताया गया है ये भी। ठीक है, आगे देख सकते हैं एक बार। अनुसूची से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 10वीं अनुसूची आपका दल बदल विरोधी कानून से ही है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून। 7वीं अनुसूची में संघ सूची का जो विषय है बताया गया है, तो गैस से बताया गया है। देखो इसमें बताया कौन सा विषय नहीं है, गैस। जैसे बीमा है ये भी संघ सूची में आएगा, बैंकिंग भी, जनगणना भी, गैस नहीं आएगा क्योंकि गैस जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, उसके बाद शुल्क या प्राकृतिक गैस उत्पाद ये राज्य संघ सूची में आते हैं। संघ सूची से संबंधित कौन सा नहीं है, तो कृषि आपका राज्य सूची का विषय आता है। रेलवे भी आपका राज्य सूची में आते हैं, जो जैसे विदेशी मामले हो गया और रेलवे हो गया संघ सूची में आते हैं। ठीक है, बीमा, बैंकिंग ये सब। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य सूची के विषय है वो क्या है, शिक्षा राज्य सूची में आते हैं, तो शिक्षा संवर्धित सूची में आएगी। विद्युत और वन आपका आ जाएगा आपका संवर्धित सूची में, विद्युत आपका आ जाएगा संघ सूची में। ठीक है, उसके बाद में जो आपका बताया गया है राज्य सूची में आपका आ जाएगा रेलवे पुलिस। ठीक है, तो इसमें देख ले जो विद्युत हो गया, वन हो गया, सब संवर्धित सूची में है। लेकिन विद्युत के उपभोग आ गया, विक्रय पर कर, तो ये आपका राज्य सूची में आएगा। लेकिन विद्युत, वन, शिक्षा ये सभी है आपका संवर्धित सूची में। राज्य सूची में बताना है आपका कौन सा है, तो राज्य सूची में आपका रेलवे पुलिस हो जाएगा। पंचायती राज जो व्यवस्था दी गई है, पंचायती राज की जो व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय आता है। संविधान की 7वीं अनुसूची की जो सूची 3 है, 3 में क्या बताया गया है, 3 में बताया गया दंड प्रक्रिया। इसमें पूछा गया है कि 7वीं अनुसूची संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में जो संवर्धित सूची है उसमें क्या कहा गया है, दंड की प्रक्रिया बताया गया है। ठीक है, प्रविष्टि 2 में जैसे जबकि रेलवे पुलिस हो गया, ग्राम पुलिस, शहीद, कारागार, लोक स्वास्थ्य ये राज्य सूची में आते हैं। तो आगे देख ले इसमें क्या दिया गया है कि विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में है, तो ये आपका दिया गया है संवर्धित सूची में। विवाह विच्छेद, गोद लेना, दत्तक ग्रहण, तो ये 7वीं अनुसूची की संवर्धित सूची में है, प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आती है। आगे है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि के अंतर्गत विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए सूची 1 में प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची या संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए या राज्य विधानमंडलों के लिए या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन या निर्वाचन आयोग। फिर अनुसूची 2 जो कि राज्य सूची की प्रविष्टि 37 में है, संघ सूची का देखें तो 72 और राज्य सूची में प्रविष्टि देखें तो 37, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन है ये। ठीक है, आगे है सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का जो अधिकार है, सरकारों द्वारा शुल्क या टैक्स लगाने का जो अधिकार है, टैक्स किसके द्वारा लगाई जाएगी, तो 7वीं अनुसूची में लगाएगी। ठीक है,
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे जो है संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत है। ठीक है, जो टैक्स या शुल्क लगा सकती है इसमें दिया गया है। इधर देखिए एक बार, जो टैक्स या कर लगाए इसमें लगाए जाते हैं, इसमें लगाए जाते हैं। आगे देखिए एक बार, भूमि सुधार आपका आता है राज्य सूची में। आगे है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत या शून्य घोषित किया जा सकता है। जनजातीय जो भूमि है तो इसमें बताया गया है आपका 5वीं अनुसूची में, इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन या निजी पक्षकारों के अंतर्ग्रहण या शून्य घोषित किया जा सकता है। जो उनके अधिकारों के खिलाफ होगा वो शून्य घोषित किया जाएगा। तो 5वीं अनुसूची में है ये। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने 3 सदस्यों की पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार उसकी एजेंसियों द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की अनुसूची के लिए शून्य, जो पट्टे पर दिया जाएगा वो शून्य घोषित हो सकता है। आगे है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो ये 5वीं अनुसूची में बताया गया अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। आगे दिया गया संविधान की 5वीं अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में बताया गया है। ठीक है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, सिर्फ जनजातियों के बारे में 6ठी अनुसूची में, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया सिर्फ 6ठी अनुसूची में। आगे है इसमें भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो जो 5वीं अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और क्षेत्रों के बारे में। जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में 6ठी में। तो कौन सा नहीं आ जाएगा, इसे मणिपुर नहीं आ जाएगा। आगे है इसमें देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है क्या। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, बी आ जाएगा सही। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रशासन निम्नलिखित में से किन राज्यों पर लागू होते हैं। तो ये होते हैं आपको 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, ए पर आ जाएगा। 11वीं अनुसूची में बताना है, 11वीं अनुसूची आपका है पंचायतों से संबंधित, 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। तो इसमें देख लेते हैं 11वीं अनुसूची में आपको 29 विषय आते हैं और 12वीं अनुसूची में 18 विषय आते हैं। जैसे 29 विषय में जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ऐसे विषय से में आए गए हैं। ठीक है, 11वीं अनुसूची में बात की गई है 29 विषयों की। तो हमने बात करी है अभी संविधान में 12 अनुसूचियों को डिटेल में हमने बात किया है। ठीक है, कब कब जोड़ी गई ये भी हमने बता दिया है। अब बात करते हैं उद्देशिका, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान का दिल आत्मा कही जाने वाली उद्देशिका, संविधान की कुंजी कही जाने वाली उद्देशिका, जहाँ से हमारा संविधान शुरू होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो वहीं से स्टार्ट होती है। चलो देखते हैं इसको भी एक बार। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एक संकल्प पारित करती है। तो कब ये अधिनियमित कब किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान की या भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। जब संविधान ऐसे कह सकते हैं जब भारतीय गणराज्य लागू हुआ या संविधान लागू हुआ तो संविधान की लागू स्थिति वस्तु स्थिति क्या रही है। तो इसमें क्या रखा गया था, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। ठीक है,
उसके बाद समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 जो शब्द है ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उसकी धारा 2 के तहत। 26 जनवरी 1950 को संविधान की जो संवैधानिक स्थिति रही है, तो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ऐसे ही इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत किस में है, तो उद्देशिका में है संविधान के निर्माताओं का मत। आगे इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत जो है द प्रियम्बल उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मनस्थिति को समझने की कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियति को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उद्देश्य जब प्रस्ताव पास किया गया था, इसको जो पेश किया गया था संविधान सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को, इसको जो पास किया गया था संविधान सभा ने, तो 22 जनवरी 1947 को इसको उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया गया। ठीक है, आगे है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भारतत्व का उल्लेख किया गया है, तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, समानताएं 2 प्रकार की और 1 प्रकार की भारतत्व का इसमें उल्लेख किया गया है। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में देखना है आपको, क्रम वाइज बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आया सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, ये सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, जनवादी जो शब्द है ये इसमें नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, प्रस्तावना में जो घोषित किया गया, एक सार्वभौम समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष लोक गणतांत्रिक या प्रजातांत्रिक गणराज्य के बारे में बताया गया है। इसमें प्रजा धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है, वहाँ पे ना तो धर्मनिरपेक्ष है ना ही प्रजातांत्रिक, संविधान में इन वर्डों का इसमें यूज़ नहीं हुआ है। तो विचार अर्थ बताना है वो कौन सी, सार्वभौमिक समाजवादी प्रजातांत्रिक लोक गणराज्य। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक गणराज्य, तो इसे हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किसके तहत जोड़ा गया, तो 42वें के तहत संशोधन के तहत। ऐसे ही क्या क्या जोड़े गए हैं, समाजवाद पर निरपेक्ष, तो ये बता दिया है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत। धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है तो संविधान की प्रस्तावना में। आगे है कि कौन सा शब्द 1975 में शामिल नहीं था, तो अखंडता नहीं था शामिल, 1976 में जोड़ा गया थे। तो पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो कौन कौन जोड़े गए थे, एक तो समाजवाद, एक पंथनिरपेक्ष। ठीक है, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता इसमें नहीं है, 3 जोड़े गए थे। वैसे तो संविधान की उद्देशिका के संबंध में आपको बताना है कि सही क्रम बताना है कौन सा सही होगा, कौन कौन से सही है। तो जैसे पंडित नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत गोतवा उद्देशिका बना, उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पास किया। ठीक है, आगे है कि इनकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, इनकी जो प्रकृति है वो न्याय योग्य नहीं है, इनको उसमें कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता इन किसी मामले को। आगे इनका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, इनका संशोधन किया गया है, एक बार किया गया है 1942 में, 42वें संविधान संशोधन के तहत। 1976 में इनका संशोधन हुआ है एक बार। संविधान के विभिन्न विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, जो संविधान के विशिष्ट प्रावधान उनको रद्द भी नहीं कर सकता, तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा इसमें। आगे देख सकते हैं इसमें, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया। प्रस्तावना का विधिक रूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि संविधान की उद्देशिका का भाग संविधान के स्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है, जो कि एक बार किया भी गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इनका उद्देश्य है भ्रम को दूर करने में किया जा सकता है।
उद्देशिका का उपयोग निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है, न कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन के लिए। निष्कर्ष किया जा सकता है, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। दिया गया है आगे कि संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो क्या है, कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, ये इसका विधिक स्वरूप है। संविधान की भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें के तहत। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा, ये भी तभी जोड़ा गया था, ये भी तभी जोड़ा गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे, तो अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष में शामिल नहीं थे। पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, ये भी 42वें के तहत ही। भारत के संविधान में आमुख का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान के आमुख का जो लक्ष्य है वो उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो क्या है इसमें? इसमें है सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो सभी है इसमें, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें आगे दिया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। बिल्कुल ठीक है ये। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। तो दोनों ठीक है इसमें। इसमें है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो हम भारत के लोगों से शुरू होती है। ठीक, विद द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। इसका मतलब ये है प्रस्तावना है विद द पीपल ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत है। किसमें? ये किसमें क्या है? सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता से। ठीक है, सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेद के उपलब्ध होने चाहिए। भारत के संदर्भ में बताना है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव जो है वो क्या दिखाता है। धर्मनिरपेक्ष क्या है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, ये सभी धर्मों के लिए समान आश्रय यहाँ पर है। प्रस्तावना का उल्लेख इसमें नहीं है, तो संघीय शब्द का प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता है। ठीक है, बताया है कि कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है। आगे देखें, इसमें दिया है आगे भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसमें, और विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है, तो डी इसमें हो जाएगा सही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की गई है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो जो समानता दी गई है ये 2 तरह की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो आर्थिक न्याय, इसमें धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 तरह के न्याय, और धार्मिक न्याय की बात इसमें नहीं की गई है। आगे है कि भारत की प्रस्तावना में कौन सा सही है, तो समाजवादी शब्द के अंग नहीं थे, बिल्कुल एक पहला ही ठीक हो जाएगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में मूल संविधान में नहीं थे, क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए अधिनियम की धारा 2 के तहत, और इनको 3 जनवरी 1970 से जोड़े गए थे। इस संशोधन के द्वारा इनको अलग किया गया, बनाए गए और जोड़े गए थे। प्रभावी जो हुए वो 3 जनवरी 1977 से। भारतीय संविधान में कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उद्देशिका ही कहा जाता है संविधान की आत्मा। आगे दिया गया भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्र या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप भी कहा जाता है। तो के मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्र या पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है, या इसको कहते हैं संविधानिक कुंजी भी। सुभाष कश्यप ने कहा है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, की प्रस्तावना आधारशिला है, जो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका। ये कहा है सुभाष कश्यप ने। उत्तर प्रदेश आयोग ने भी इसको बताया है।
BR अम्बेडकर ने इसको संविधान का दिलात्मा कहा है। आगे है कि निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने जन्म कुंडली जो कहा है हमारे संविधान की, या हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली भी कहा है के.एम. मुंशी ने ही। आगे है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, तो किसने कहा है पवित्र दस्तावेज? BR अम्बेडकर ने एक पवित्र दस्तावेज कहा है। 29 अगस्त 1947 में जब प्रारूप समिति का गठन किया गया तभी कहा था। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये बेरोजगारी मामले में कहा था कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरोजगारी यूनियनवाद जो कि 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित करा कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। किसने इसको मान्यता नहीं दी थी? तो बेरोजगारी मामला जब आता है 1960 में, उसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मान्यता नहीं दी थी। आगे दिया गया है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत करी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किसने कहा था उद्देशिका संविधान का भाग है? ये कहा गया था मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, संविधान का भाग है। तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्ष संविधान का एक मूल लक्षण है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है और उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का एक मूल लक्षण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी बहुमत से दिए गए सभी इसको उद्देशिका मान लिया गया था। तो इसमें आगे है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ये किया गया था केशवानंद भारती विवाद 1973 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। और सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे शब्दों में हमारे संविधान का प्रासाद या उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से एक भी हटा दिया जाए तो सारा जो ढांचा है वो ढह जाएगा। तो इसी के तहत ये बात की गई है 1973 के तहत। इससे पहले भी मुंबई बनाम भारत या यूनियन ऑफ इंडिया में बताया गया है, उसी को आगे बढ़ा दिया है 1973 में। आगे है मौलिक संरचना का भाग, ये तो देख लिया। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा रखी है, तो भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में जिन आदर्शों या उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो किस में की गई है? व्याख्या की गई है मूल अधिकारों, DPSP और मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल अधिकार, DPSP और मूल कर्तव्य। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। संविधान का मूल उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में न बांधकर बाधक होकर बन सकता है। ठीक है, तो इसमें बात की गई है ये। आगे है कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित कौन करता है? उद्देश्यों को तो प्रस्तावना करती है। उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के व्यवहार। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि बिना भेदभाव के आर्थिक होना। आगे है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन कौन से न्याय? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। डी सही हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से किस एक में आर्थिक न्याय का उपबंध दिया गया है? आर्थिक न्याय की बात की गई है किसमें? तो आर्थिक न्याय की जो बात की गई है ये उद्देशिका और DPSP में दी गई है। राज्य के निर्दिष्ट तत्व में और उद्देशिका में दी गई है आर्थिक न्याय की बात। आगे देख लेते हैं इसमें। भारत के संविधान की उद्देशिका आपको बताना है क्या है। तो संविधान का भाग है किंतु उसके अन्यत्र भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव भी नहीं है। केशवानंद भारती केरलवाद
1973 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की पीठ ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोजगारी यूनियनवाद 1960 में भी कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, उलटते हुए उद्देशिका संविधान का भाग है, ये कहा था। बताना है संविधान दिया गया आमुख मतलब प्रस्तावना, न्यायालय में इसको लागू नहीं किया जा सकता। ठीक। महत्वपूर्ण उपयोगिता है, शासन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो बी और सी इसमें बिल्कुल सही है, सी और डी। ठीक है, सी और डी बिल्कुल इसमें ठीक है, तो इसमें सभी हो जाएंगे। आगे देखिए, आमुख मतलब उद्देशिका होती है। आगे है सामाजिक समानता, संविधान सामाजिक समानता है संविधान में प्रत्यभूत नहीं है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, नहीं थी। ठीक है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है, बिल्कुल सामाजिक जो समानता है वो संविधान में प्रत्यभूत है। तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकारों में, तो उसी के तहत सामाजिक समानता प्रत्यभूत की गई है। सामाजिक न्याय बात कराने की बात कही गई है इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी में हमने आज इसमें देखा है जो प्रस्तावना उद्देश्य को होती है, संविधान की कुंजी माना जाता है, संविधान का दिलात्मा कही जाती है, इसको भी हमने डिस्कस किया अनुसूची के साथ ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।